कुछ पोर्शन कवर करना है बायोलॉजी के, फाइन फाइन। उसके बाद हमें कुछ कवर करना है फिजिक्स के, एंड कुछ टॉपिक किसके, केमिस्ट्री के, फाइन। एंड वी विल कवर ऑल द थ्री थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन द मेन एग्जामिनेशन, दिस इज वी विल कवर इन प्रीलिम्स। अच्छा, तो वो कौन सा अच्छा लग रहा है यार, रेड। एंड मेंस में हमको क्या करना है, देखो मैं पूरा सिलेबस नहीं लिखूंगा यहाँ पे प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस नहीं लिखूंगा, वो आपका काम है देखना प्लीज़, है ना। और आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, अगर मैं यहाँ सिलेबस लिख दूंगा तो जो टॉपिक मैं यहाँ लिखूंगा आपको लगेगा कि सर यही टॉपिक है, और आप हो जाओगे निकम्मे। मैं आपको बनाना नहीं चाहता, फिर मैं जो मर्जी होगा वो इसी में पढ़ा के निकल लूँगा। आपको नहीं करना है, आपको सिलेबस देखना है यूपीएससी से उठा कर साइट से डाउनलोड करके, और ऐसे बैठे रहना, ऐसे एकदम निगाह जो होनी चाहिए बिल्कुल कैसे बगुले की तरह होनी चाहिए। ऐसे बैठा रहता ना घंटों भरे थे पानी में, मछलियाँ आ रही जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसको पता है कौन सी मछली मेरे चोंच में आ जाएगी, और जैसे है खट से उठा लिया। आपने वो करना है, उस सिलेबस को आपको वैसे ही देखते रहना है मेरे टॉपिक के साथ साथ। और जैसे ही मैं थोड़ा सा स्किपिज्म करूँ, आपको लगे कि ये देखो अब निकल रहे हैं, ये चाहते नहीं है पढ़ाना, तुरंत टोक दो, सर वो टॉपिक सर इसमें सिलेबस में थोड़ा देखिए इसको। ये मेरे साथ ही मत करना, दुश्मनी मत निकालना मेरे से, सारे टीचर्स के साथ करना, ओके। ये आपके लिए ज़रूरी है, ठीक। तो वो आपके पास होना चाहिए, उसका जेरोक्स होना चाहिए, किसका, सिलेबस का, ओके फाइन। मेंस में वी हैव टू कंप्लीट द ऑल द टेक्नोलॉजी पोर्शन, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे इसमें मेंस के सिलेबस में, कुछ इसमें आईपीआर वगैरह भी है। आईपीआर दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके, जैसे कॉपी राइट्स वगैरह होता है, पेटेंट वगैरह होता है, राइट, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। जीआई टैग वगैरह समझते हो ना, सुने हो कभी जीआई टैग? ओके, बताएंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इन जो ये जो तीन पोर्शन आपको दिख रहा है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं आपको डीप पढ़ाने नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब हम टेक्नोलॉजी पोर्शन कवर करेंगे, राइट, तो इसमें आपके जो भी रिलेवेंट टर्म्स हैं, जैसे व्हेन वी विल स्टार्टिंग टू कवर द technology of which technology, like the nanotechnology, fine. Then nanotechnology we will discuss about the what is the conductor, what is the semiconductor, okay, how the semiconductor works, okay, what is the resistance। तो उसमें हम बात कर लेंगे सेमीकंडक्टर बल्ब जल रहा है क्यों जल रहा है, फाइन। अगर हम इसमें सोने की तार लगा दें तो क्या स्पीड हो जाएगी, किस स्पीड से कितना खपत होगा इलेक्ट्रिक का, फाइन। व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, फाइन, नॉन कंडक्टर। तो उस पर हम वहाँ पे बात करेंगे, ओके। केमिस्ट्री में हम एक दो क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जनरल आपको एलिमेंट्स एंड जो भी टॉपिक्स हैं, एलिमेंट्स वगैरह, कंपाउंड्स वगैरह, उससे रिलेटेड कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, व्हाट इज द पॉजिट्रॉन, व्हाट इज द फोटॉन, क्योंकि इन द क्वांटम कंप्यूटिंग वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, ठीक है। किस किसने वो देखा, वही एंड गेम जो आया था, क्या बोलते हैं उसको, अवेंजर्स, हाँ सब देखे हो ना, एकदम एकदम दिल से आवाज़ आती है बिल्कुल निकल करके। ऐसी आवाज़ चाहिए मुझे जब सिलेबस की बात करूँ, टॉपिक्स की बात करूँ तो, ठीक है ना। और अगर वो अवेंजर जैसा मज़ा यहाँ ना आए तो बोल देना कि सर आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा, निकल लो यहाँ से आप, ठीक। तो मैं एश्योर करता हूँ आपको मज़ा आएगा, बस ये है कि क्लास में ही रहना, दिमाग से भी और शरीर से भी, ओके। शरीर से ना भी रहना, आपको ये एक्सेस मिला है क्या ऑनलाइन वाला, हाँ मिला है ना, ना भी रहना यहाँ, किसी कारण बस ना आ सकना, तो कम से कम वो चीज़ ज़रूर आप ऑनलाइन जरूर रहना, ठीक है, ओके। सो वी विल हैव टू डिस्कस द बायोलॉजी। वाई वी विल डिस्कस द बायोलॉजी इन द गुड मैनर, यू कैन से इन द डेप्थ। वाई वी हैव टू कवर दिस, बिकॉज अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे पिछले 10 ईयर्स का, फ्रॉम दिस पोर्सन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन योर यूपीएससी पेपर, द क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि या तो पूछे नहीं गए हैं या तो पूछे गए हैं, तो कभी एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, रीज़न सिर्फ इतना है साहब कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, इतना सिलेबस है और उसको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें आपके करंट अफेयर्स को क्या देना है, प्रायोरिटी देनी है ना। कैसे करेगा, थोड़ा सा दिक्कत है, फाइन। तो इसलिए यूपीएससी ने सिलेबस तो डिसाइड कर दिया, लेकिन पैटर्न कभी डिसाइड नहीं किया अपना। डिसाइड किया क्या,
कोई पैटर्न नहीं यूपीएससी का पैटर्न। यूपीएससी का पैटर्न केवल एक पैटर्न है कि देयर इज नो पैटर्न। ओके, अभी कितने बजे तक लोग आते हैं? ऐसे आते रहते हैं, ये कल्चर मत करो ना। मुझे 9 बजे मिलना है कल से क्लास में, फाइन। ओके, नहीं वो आपके लिए अच्छा है। एक्चुअली मैं क्या है ना कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा, 9 बजे में 5 मिनट बाकी रहा, पहले ही आ जाऊँगा। मैं आके क्यों बैठूंगा? क्योंकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो कि सर नहीं आए, टाइम ख़राब हो रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट आपके लिए 1 मिनट भी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, लिटरली 1 मिनट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंस का पता कब चलेगा पता है? जब आप 3 आवर्स का पेपर लिखने बैठोगे ना, मेंस का, आपको पता चलेगा कि 1 मिनट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब आपको प्यास लगी रहेगी लेकिन आप पानी नहीं पीना चाहोगे, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अगर पी लिया 10-20 सेकंड जाएगा ना, उतने में शायद कंक्लूजन लिख दूंगा मैं क्वेश्चन का, आंसर का, फाइन। तो ये 1 मिनट की रिलेवेंसी आप समझो और बहुत इंपॉर्टेंस है उसका, इसलिए प्लीज़ ऑन टाइम, है ना, कंप्लीट ना, ठीक है। चलो, अब बायोलॉजी के पोर्शन हमें इसलिए कवर करने हैं क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्यों आते हैं इसका रीज़न भी है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हमारे इस पूरे ग्लोबल लेवल पे बात करें, वर्ल्ड में बात करें, तो हर साल कोई 1-2 नई नई बीमारियां लॉन्च होती रहती हैं, है ना। कहीं कोई वायरस का इवोल्यूशन हो गया, कहीं कोई वायरस में क्या हो गया, स्ट्रेन नया बन गया, ठीक है। अभी कोविड का नया स्ट्रेन आया, क्या नाम है? ओमिक्रॉन। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत अप टू डेट हैं और आप न्यूज़पेपर पे ध्यान दो, डेली करंट से आप अपडेट रहो। खास करके यूपीएससी के लिए तो रहना ही रहना है। हर एक टॉपिक वो आज करंट से रिलेटेड ही उठा रहा है। आपका स्टैटिक पोर्शन भी पूछेगा तो उसी पोर्शन को पूछेगा जिससे रिलेटेड कुछ करंट में है। वो कुछ नहीं देगा, करंट का कोई शब्द नहीं देगा, लेकिन वो टॉपिक वही है, तो आपको अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है, फाइन। तो नई नई बीमारियाँ लॉन्च हो रही हैं तो डिजीजेज आर रिलेटेड टू द बायोलॉजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम बॉडी के बारे में जरूर पढ़ते हैं, फाइन। तो बॉडी के बारे में जरूर पढ़ते हैं। बॉडी का यूज़ एप्लीकेशन फील्ड में भी है आपके, यूपीएससी करके जाओगे तो वहाँ भी उसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छे से अपन कवर करते हुए चलेंगे। एंड आई नो कि मतलब बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि 10+2 पीसीएम से होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से है किसी का? कौन कौन है? ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन कौन है? चलो आप हो, कुछ होगा तो पकड़ लेना बीच में कि सर गलत है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में कोई है यहाँ पे बीएससी मैथ? तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी वाले भी हैं? कोई इंजीनियर बैठा है यहाँ पे? बैठी हैं आप भी? ओहो हो, सतर्क रहना पड़ेगा, आपके क्लास में बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। कॉमर्स वाला कोई है यहाँ पे? सीए? अरे हिसाब किताब ऑफिस रखवाऊंगा, रुको पैसे का। और यहाँ पे जनरल बीए, बीए सारे हो, है ना? क्या था सब्जेक्ट आपका? पोल साइंस। और कोई? हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री वालों से आप अपना समझना है, नहीं जानते उसको, है ना। चलो ठीक है, तो वी हैव टू cover the things. Okay, starting the science, general science of the prelims examination. Okay, we will start from the biology portion. What is the meaning of biology? Anyone? So here is the two words. अच्छा, one thing more. जब भी कभी टर्म्स की बात करेंगे ना, तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स हमेशा वर्ड्स से मिलकर के टर्म्स बनता है, ध्यान रखना। और लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे तो कोई एक टर्म्स बनेगा, फाइन। और कैसे मिलेंगे मतलब कि ये नहीं कि साथ साथ आएंगे, साथ साथ नहीं, मिक्सअप हो जाएंगे तब टर्म्स बनेगा। साथ साथ आएंगे सेंटेंस बन जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे कभी भी इसमें हम बात करेंगे किसी भी टर्म्स की, तो टर्म्स हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई वर्ड्स, कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है। इसमें साइंस में नहीं, हर जगह होता है हालांकि वो, ठीक है, लेकिन मैं साइंस के लिए हूँ। तो हियर इज द टू वर्ड्स. The first one is the bio, and second one is this is the logy. Logy in the Latin word, this is meaning the logos. Logos means to study. Okay, and here bio. What is the bio? Bio means living, life. जो भी कह लो, तो living organism. These are considered the bio. So in the biology, we will study about the living things. We will study about the living things या living organism.
Okay, and in the UPSC syllabus we have to cover the living organism which is named as the, क्या नाम है उसका जिसके बारे में बात करेंगे, सबसे महान जानवर, दिस इज ह्यूमन. ओके, दिस इज द सुपीरियर एनिमल ऑफ द यूनिवर्स, सॉरी बीइंग. ओके, दिस इज द सुपीरियर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स, विच वन इज द ह्यूमन बींग्स. ओके, अभी कोई कहे कि आप जानवर नहीं हो, तो नहीं, आप भी, हम भी एनिमल हैं. ओके, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमारा किंगडम क्या है, एनिमलिया, एनिमल्स में आते हैं हम, प्लांट्स में नहीं आते. दो किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, राइट. तो वी विल कंसीडर इन अंडर द एनिमलिया किंगडम. फाइन. ओके, तो आपको क्या लगता है कि आज जो आप सब कुछ देख रहे हो, लाइक आप अपनी बॉडी को देखते हो, आप किसी और प्लांट्स को देखते हो, किसी और एनिमल्स को देखते हो, ये कब से ऐसे थे? या आप अपनी यूनिवर्स, अपनी अर्थ को देखते हो, तो आपको लगता क्या है कि अर्थ हमेशा से ऐसे थी? नो. वाई? जस्ट अ सिंगल रीजन कि वाई. उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि पता नहीं हम उतने साल पहले नहीं थे, ये वो, नहीं नहीं, कुछ नहीं. केवल एक चीज क्या है, एक वर्ड याद रखना, एक, हाँ, एवोल्यूशन, दैट्स गुड, कि ठीक है. और एक ये सेंटेंस याद रखना कि चेंजेस इज द नेचर ऑफ कुछ भी कह सकते हो, यूनिवर्स कह लो, वर्ड कह लो. दैट मीन्स कि चेंजेस हमेशा होता रहता है. फाइन, दैट मीन्स चेंजेस होना ही होना है. तो इफ वी आर लुकिंग एट ourselves, we are looking at another living organism, then we can say that कि जो प्रीवियस हमारी अर्थ थी, जो सबसे पहले बनी थी, राइट, उस समय हम ऐसे नहीं थे. एंड हुआ क्या, धीरे धीरे ओरिजिन हुआ लाइफ का. पहली बात तो हमारी पृथ्वी पर लाइफ ही नहीं था. वी नो दैट. अभी ज्योग्राफी हुआ क्या आप लोगों का? नहीं हुआ ज्योग्राफी नहीं हुआ. ओके, इन ज्योग्राफी चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द बिग बैंग थियरीज. ओके, तो बिग बैंग थ्योरीज में आप देखोगे कैसे हमारा यूनिवर्स बना. तो बिग बैंग थ्योरी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आपको परेशान ना होइए, ठीक है. तो पहले हुआ क्या ना कि हमारे जो अर्थ थी, तो क्या था, बहुत बड़ा एक स्फेयर था. कैसा? फायर स्फेयर था यूनिवर्स में, जो कि आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद क्या हो गया, ब्रेक डाउन, टूट गया. टूटने के बाद क्या हुआ, एक पर्टिकुलर जो कुछ टुकड़ा था वो आकर के मतलब यूनिवर्स में तैरने लगा. फिर धीरे से क्या हुआ, ये कब की बात है, ये आज के करीब 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो. 4.5 बिलियंस ईयर्स एगो. फिर क्या हुआ, धीरे से एक जो बहुत बड़ा फायर स्फेयर था, फायर रिंग था, है ना, टुकड़ा था, पीस ऑफ द फायर स्फेयर. फाइन. तो उस पर क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हुए, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बना. एक्चुअली पहले तो एटमॉस्फेयर ही नहीं था. दैट मीन्स गैसेस क्या हुई, ओरिजिनेट हुई. ओके, धीरे धीरे, हाँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर रेनिंग चालू हुई. ठीक, बहुत साल, कई आप कह सकते हो थाउजेंड्स ऑफ ईयर और लैक ऑफ द ईयर्स क्या हुआ कि बारिश होती रही. होते 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 फिर क्या हुआ कि बहुत धीरे से सबसे पहले क्या हुआ कि लाइफ एग्जिस्ट की. कहाँ पे? वाटर में. ओके, सो ये जो प्रोसेस चलता है ना, इसी को बोलते हैं हम ओरिजिन ऑफ लाइफ. क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ. In the origin of life, when we discussing the how the life is begins, then we find that there are so many scientists, okay, who perform the some experimental proofs to prove that the how the origin is life begins. You can say कि जो हमारी प्रोटिस्टा वर्ड्स था, जो प्रीवियस वर्ड था, वो कैसे था और आज का वर्ल्ड कैसे है. फाइन. तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा. और उन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हाँ, ये जो आज हमें देखने को मिल रहा है, इसका एक्चुअली इवोल्यूशन हुआ है. अब मिथोलॉजी में मत जाओ. मिथोलॉजी में बहुत सारी मिथोलॉजी, अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग हैं. एडम और ईव से आया सबसे पहले, है ना, किसमें? क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं ना, एडम और ईव से आए. फाइन. लेकिन हमें नहीं, मिथोलॉजी में नहीं करना है. हमें करना क्या है यहाँ पे? बायोलॉजी करना है, नो मिथोलॉजी. ठीक है, तो हमें अभी नहीं करना है कुछ. भगवान शिव की बात नहीं करनी है, अल्लाह की बात नहीं करनी है, जीसस की बात नहीं करनी, ज्यूस की बात नहीं करनी. ठीक,
तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हमें क्या बात करनी, केवल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करनी है। ओके, सो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आता है और ये तो कि दिस एक्सपेरिमेंट इज ब्रिंगिंग अ इवोल्यूशन इन द थियोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ टू मेकिंग अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस। द एक्सपेरिमेंट नाउ नेम वाज द कि स्टैनले मिलर, देयर इज द टू साइंटिस्ट स्टैनले एंड द मिलर, हैरोल्ड मिलर एंड जेम्स स्टैनले, ऐसा कुछ नाम था उनका। इन द 1953 the both the scholars, and they are the British actually, and both the scholars performed a experiment regarding origin of life. उन्होंने किया क्या कि they have taken the pond water, okay, क्या लिया उन्होंने, pond water या sea water, आप कुछ भी कह सकते हो, okay, and उसको क्या किया कि एक बीकर में लिया, बीकर में रख करके नीचे से उसमें बर्नर लैंप जलाया, फाइन। उसके बाद क्या हुआ कि वाटर धीरे से वेपर बना, ओके, वेपर बन करके जो एक पर्टिकुलर वहाँ पहुँचा, चैम्बर में पहुँचा। इन्होंने क्या किया था ना एक्चुअली कि उन्होंने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट में दे हैव डेवलप्ड अ प्री यूनिवर्स कंडीशन, पूरा प्री यूनिवर्स वाला कंडीशन दिखाया, टेम्परेचर दिखाया और क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिखाया, ठीक है। और कुछ नहीं किया उन्होंने किया क्या कि केवल एक सी वाटर लिया, और जब सी वाटर में कुछ नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई जीव नहीं था, केवल फ्रेश सी वाटर या पॉन्ड वाटर ही था केवल, उसमें नथिंग एल्स। और उसके बाद जब उसका वेपर फॉर्म हो करके या डायरेक्टली उसको एक स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करंट पे जब उसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, तो जब स्पार्क हुआ तो बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई, जिसमें एक गैसेस आई हमारी मीथेन। कौन सी गैस, मीथेन, CH4। एक गैसेस बनी जिसका नाम था NH3, दिस इज अमोनिया, ओके। ऐसे बहुत सारी SO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑल, फाइन। तो ऐसी गैसेस बनी। जब ये गैसेस बनी तो वी नो दैट CH4 इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोगैस। बोलते हैं क्या इसको मैडम, बोलते हैं ना, CH4 मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोगैस। दैट मीन्स इफ द मीथेन इज हियर, so that means there is the possibility of life, there is possibility of life. If we are talking about the interplanetary mission of the ISRO, like the Mars orbiter mission MOM, मंगलयान मिशन, मंगलयान मूवी देखी सबने, हाँ, और ये भी देखा होगा जब यहाँ से अपन लॉन्च किए थे रियल में, ठीक है, न्यूज़ में सुना होगा, फाइन। सो जब हम कभी भी कोई भी इंटरप्लेनेटरी मिशन को वो करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो अभी पढ़ेंगे उसमें हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, उनके पीछे एक सबसे जो मेन मोटो होता है वो ये होता है टू डिटेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ एट द अनदर प्लेनेट। क्योंकि अभी तक यूनिवर्स में जो हमारे पास सही सटीक प्रूफ है उसमें हम केवल ये जानते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ओनली ऑन द अर्थ, नथिंग एल्स, और यू कैन से अनदर किसी प्लेनेट पर नहीं है। तो उसमें करते क्या है ना कि उसमें एक डिटेक्टर लगा होता है जो कि बायोगैस को डिटेक्ट करता है, किसको, मीथेन को। अगर वहाँ पे मार्स गैस मिल गया, ठीक है, जिसे मीथेन गैस या बायोगैस भी बोलते हैं, अगर वो वहाँ पे मिल जाता है, दैट मीन्स इट्स शोइंग कि हाँ यहाँ पे कुछ तो ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल था, कुछ तो ऐसी लाइफ थी जिसके क्या हुआ, डिकम्पोजिशन के बाद ये मीथेन गैस बनी। ओके, so in the Miller-Urey experiment, what happened? In the Miller-Urey experiment, the CH4 and NH3 is formed. So the Miller साहब और यूरे साहब ने ये बोला कि yes, the life is originated from the non-living things. सबको पहले क्या लगता था कि पहले मुर्गी आया, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आदमी आया या औरत? क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस था ना, बेबी तो दोनों के कंजुगेशन से ही होता है, कोई एक तो अकेले कह नहीं सकता कि नहीं मैं बच्चे पैदा कर लूंगा या कर लूंगी, स्पर्म उधर चाहिए, ओम उधर चाहिए, तभी होगा, है ना, इवोल्यूशन का तो प्रोसेस यही है। तो मिलर और यूरे साहब के एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध किया, ये प्रूफ किया कि नो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक द गैसेस, like the ammonia, like the methane, and these ammonia are responsible for the, here is the amino acid group which is the amino group NH2, इसी में है ना, देखो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू द NH2,
है ना। एंड NH2 इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द एमिनो ग्रुप, एंड इसी से बनती है क्या, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन से क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है, मैडम क्या कह रहा हूं, ठीक है फाइन। प्रोटीन क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। ओके, तो अगर हम बात करें कि पृथ्वी पे जो लाइफ हमारी ओरिजिनेट हुई, दिस टाइप ऑफ दिस प्रोसेसेस, दिस इज द एक्चुअली बायोकेमिकल रिएक्शंस, दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। दैट मीन्स बहुत सारे केमिकल्स के रिएक्शंस हुए जो कि बायो के ओरिजिन में क्या किए, हेल्प किए, और दीज रिएक्शंस इज कंसिडर्ड द बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, जब हम टॉपिक्स को एकदम आगे चलाएंगे ना तो उस पर हम बात करेंगे। ओके फाइन। आफ्टर द स्टैनले मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट, there is another experiment. The experiment name was the फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट। रेड्डी साहब एक साइंटिस्ट है, या फ्रांसिस्को रेड्डी द फुल नेम वाज द। तो फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड एक्सपेरिमेंट इज आल्सो रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा क्या किया, चैलेंज किया कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो मैं इसको गलत करूंगा, फाइन। तो उन्होंने इसलिए एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अब किसी भी चीज़ को साइंस में केवल आप मुंह जबानी बात नहीं कर सकते हो, यू हैव टू गिव द प्रूफ। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आप फालतू वाली बात मत करो, साइड हटो। इसलिए साइंस कहता है ना कि भूत प्रेत नहीं होता है, जो भी होती है एनर्जी होती है। साइंस ये नहीं कहता कि कुछ होता नहीं है, होता है, लेकिन वो भूत नहीं होता, वो एनर्जी होती है। ओके, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वहाँ चीज़ों को रख करके देखा गया तो हाँ उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो दिखा एनर्जीज का। ओके, तो क्या किया कि फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे जार के ना वो ले लिए, तो कांच के जार ले लिए, फाइन, ग्लास जार। ओके, और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो मीट होता है, मीट, कच्चा मीट, राइट, रॉ मीट, उन्होंने रॉ मीट प्लेस किया सभी जार में। एक जार में उन्होंने प्लेस किया कैसा मीट, बिल्कुल मतलब रॉ मीट प्लेस किया, लेकिन जार कैसा था, बिल्कुल उसमें कोई भी गैसेस नहीं थी उस समय, वो डाल दिया, क्लोज टाइट करके बंद कर दिया। एक क्या किया, खुला छोड़ दिया। ओके, और एक में क्या किया कि एक में ऐसा एक परमिएबल या कह दो कि ट्रांसपेरेंट उसका कपड़े का टुकड़ा बांध दिया, जिससे कि एयर पैसेस हो सकती थी और कोई उसमें कुछ कोई मक्खी उक्खी नहीं जा सकती थी, फाइन। सो आफ्टर द सम डेज यू फाइंड दैट कि जिसमें मक्खी जा रही उसमें तो बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए, ठीक है। जिसमें हवा जा रहा है उसमें बहुत सारे क्या हो गए, कीड़े पैदा हो गए। लेकिन जो टाइट बंद था, क्लोज्ड बिल्कुल, उसमें भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने जो मीट लिया था ना, सॉरी रॉ मीट तो था लेकिन उसको उबाल दिया था, मतलब निर्जीव कर दिया था बिल्कुल, उसमें ऐसा चांस नहीं था कि कुछ, लेकिन वो क्या था कि उसमें भी क्या हुए छोटे। तो फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने फिर भी, उन्होंने भी इस जो स्टेटमेंट था उसको फोर्स किया, उन्होंने बोला कि यस, a living organism is originated from the non-living things. So like this the life is begins, and सबसे पहले we know that कि कहाँ पे लाइफ सबसे पहले आया, वाटर में। वाटर में सबसे पहले वाटर कुछ एनिमल्स बने, ठीक है, आप कह सकते हो उनको वाटर ऑर्गेनिज्म कह लो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लो। एनिमल्स और प्लांट में भी डिवाइड करना ठीक नहीं है। ओके, एंड जब वो स्टार्टिंग में वो बने तो उनको ऑब्जर्व किया गया, और अब ऑब्जर्व किया गया मतलब अब ऑब्जर्व किया गया, पहले नहीं, उसमें कोई नहीं था क्योंकि सबसे पहले वही बने थे, फाइन। तो उसमें जब फाइंड किया गया तो वी हैव टू मेक अ कंक्लूजन, और कंक्लूजन ऐसा बना कि जो सेल्स होती हैं, सॉरी सेल्स नहीं, जो बॉडी थी उस ऑर्गेनिज्म की, राइट, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स था जो आज के अगर हम बॉडी के अंदर मैच कराएं तो चीज़ें कम थी। आई मीन बोले तो बात करें तो उनका डेवलपमेंट कम था, उतना स्पेसिफिक नहीं था जितना आज के बॉडीज में है। दैट मीन्स कि अगर हम उस टाइम के बने हुए किसी प्लांट सेल को लें या किसी प्लांट को लें तो वो प्लांट उतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे जैसे कि आज हमारा अमरूद का प्लांट है या अनदर जो भी प्लांट आप देख सकते हो। ओके, और जो पहला जो हमारे जो वाटर के अंदर जो भी पहले हमारे क्रिएचर्स हुए, आप कह लो, या लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, जैसे मॉस। मॉस समझते हो, मॉस देखा है कभी आप? नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ नहीं, मॉस एक तरीके का आपका सेल है,
सेल बोला तो एक तरीके का प्लांट सेल में कंसीडर किया जाता है। ओके, हाँ, दिस इज लाइक अ प्लांट, जिनको माना जाता है कि ये पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले, ओरिजिनेट होने वाले पहले क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किए जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे पानी की टंकी होगी आपके घर की, वहाँ से पानी बहता होगा, तो आपने देखा होगा उसकी सरफेस वैसे बहुत हल्के हल्के छोटे, जैसे मान लो कि कोई मिट्टी वगैरह जम जाती है वहाँ पे, तो उसकी ऊपर सरफेस पे, अपर लेयर पे बहुत छोटे छोटे पौधे जैसे एकदम ग्रीन ग्रीन से पैदा हो जाते हैं। उनके अगर देखोगे ना तो उनको आपको पता नहीं चलेगा इनकी रूट्स कहाँ हैं, इनके लीव्स कहाँ हैं, लेकिन आपको लीफ लीफ जैसा कुछ दिखेगा। दे आर द मॉस एक्चुअली। शैवाल अलग है, शैवाल एल्गी की बात नहीं कर रहा हूँ, एल्गल आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो दीज आर कंसिडर्ड द मॉस। तो मॉस बोला गया कि सबसे पहले क्या हुआ कि बहुत ही प्रोटिस्टा वर्ड में क्या हुए थे, ये इनका ओरिजिन हुआ था। फाइन। एंड फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन की प्रोसेस चलती गई, एंड वी नो दैट कि सबसे पहले कुछ यूनिसेलुलर बने। यूनिसेलुलर दैट मीन्स दे आर कंटेनिंग सिंगल सेल। ओके, बात करेंगे अभी सेल के बारे में। तो यूनिसेलुलर बने, धीरे धीरे क्या हुआ, बाई सेलुलर हुआ, फिर मल्टी सेलुलर होते चले गए। ओके, एंड नाउ अडेज यू कैन ऑब्जर्व दी सो मैनी well developed multicellular organism, fine, like human beings, like plants, like another animals. Okay, and you can also observe the single cellular organism as well, like the amoeba, like the paramecium. Okay, like some protozoans. Okay, like the, आप बात करें जिससे मलेरिया फैलता है। ओके, so these kind of the organism, some bacteria, some viruses, some fungus, fine. So धीरे धीरे evolution from unicellular to multicellular, fine. ओके, फाइन। तो इस तरीके से हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट हुआ, और इस तरीके से ओरिजिन होता गया, लाइफ का ओरिजिन हुआ, फिर इवोल्यूशन होता गया। इवोल्यूशन के बाद आज हम बने हैं। ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन पढ़ोगे तो आपको खूब क्लास 6 वगैरह में पढ़े होगे, एनसीईआरटी में खूब आया था। पहले आदि मानव होते थे फलाने, फिर ये नियंडरथल मानव, जावा मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, एंड फिर नेक्स्ट वी होमो सैपियंस सैपियंस। ओके, फाइन। तो उन सबको आप उधर देखना, वो उसमें पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है आपका। ठीक है। नाउ द बेसिक हम बात करेंगे अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो विच वन इज द कंसीडर द, अगर एक बॉडी की बात करें किसी लिविंग बॉडी की, सपोज जैसे अगर हम अपने बॉडी की बात करें, तो विच वन इज द बेसिक यूनिट, और यू कैन से द बेसिक ब्लॉक ऑफ द बॉडी। दिस इज अ सेल, एंड सेल वी नो दैट दिस सेल इज in a from the micron size to the meter size, micron size to the meter size, that means इनका साइज क्या हो सकता है, माइक्रोन से लेकर के कितना मीटर तक होता है। ओके, we will discuss about which one is the smallest cell, which one is the largest cell, which is the longest cell. Okay, and actually what is the cell? Okay, and study of the living organism is considered as the biology. Okay, and the term biology was firstly given by which, there is two scientists. The first one is the Lamarck, and second one is the Treviranus. So Lamarck and Treviranus both have coined the term biology firstly. Okay, okay, term biology. Who is the father of biology? Huh? Aristotle. Okay, which who is the father of the botany? क्यों पूछ रहा हूँ बॉटनी, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, जियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम बॉटनी भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। प्लांट सेल के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें, प्लांट की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो थियोफ्रेस्टस, राइट, थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, और द फादर ऑफ जूलॉजी। एनीवन? सेम। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? यस, तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल, फाइन, एंड द फादर ऑफ बॉटनी इज द थियोफ्रेस्टस, फाइन। ओके, so we have to start the first, आप कह सकते हो इसको टॉपिक बोल सकते हो आप। दिस इज आवर सेल। ओके, सेल,
what is cell actually? What is the meaning of cell? कोई? This is the definition. I want to know that what is the meaning of cell. A cell is not an English word. Please remember, cell is actually Latin word. Sorry, Latin word or the Greek word. What is the meaning of this? Yes, cell is a room. A room. You can say a free room, a free space. A small free space. Okay, so a small free space is considered as the cell. Fine. That means, and इसको रूम क्यों बोला गया, उसके पीछे भी रीजन है. Okay. In the year of, firstly in the year of 1665. Okay. In the year of, अब अच्छा आप लोगों को वो डिक्टेट कराते चलूँगा, लिखना पसंद करोगे? हाँ ठीक है, ओके ठीक. In the year of 1665, there is a scientist, her name was the Robert Hooke. Okay, Robert Hooke, who have firstly observed the cell. And actually that was not a complete cell, that was a dead cell. You can say that was a wall of the cell he observed. Okay, हुआ क्या, रॉबर्ट हुक साहब एक साइंटिस्ट थे, अपनी लैब में काम कर रहे थे कुछ. फाइन. तो आप लोग कभी लैब में गए हो? कोई गया लैब में? आप लोग तो गए होगे खूब, है ना, लैब में गए हो. लैब में बॉटल में जिसमें रिएजेंट्स भरे होते हैं, ठीक है, अब तो आप लोग बहुत यंग हो, उसमें प्रॉपर लीड होता है उसका ना बंद करने का, वो चाहे रबड़ का हो चाहे नॉन रिएक्टेबल रबड़ मोस्टली रहता है. पहले होता क्या था कि पहले एक वुड पीस होता था. ओके, और इसी वुड पीस को क्या करते थे, इन द साइज ऑफ बॉटल माउथ, उसको हम कट करके उसी से क्या कर देते थे, बंद कर देते थे. फाइन. एंड स्पेशली एक वुड होती थी जिसको हम बोलते थे कॉर्क. क्या बोलते थे? कॉर्क. कॉर्क एक वुड होती है, राइट. तो कॉर्क की पीसेस क्या करते थे, उसमें बंद कर देते थे. रॉबर्ट हुक साहब कुछ अपना काम कर रहे होंगे, अचानक से उनको कुछ जरूरत पड़ी रिएजेंट की, उन्होंने बॉटल खोला, टुकड़ा ऐसे नीचे गिर गया बॉटल. उन्होंने जैसे ऐसे नीचे झुक के उठाया, उठाते ऐसे जैसे उसको देख रहे हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स उसमें कुछ दिखे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप. जैसे आप देखते हो ना हनी बी जो होती है हमारी, बिल्कुल उसी के इसकी तरह, पत्ते की तरह छोटे ब्लॉक्स दिखे, राइट. तो उन्होंने कहा अच्छा रुको एक सेकंड, तो उन्होंने उसका स्लाइस कट एंड माइक्रोस्कोप पे लगा दिया. एंड व्हेन ही फाइंड दैट कि देयर इज सेवरल स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स उनको उसमें दिखे, ठीक, ऐसे 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. ओके, एंड फर्स्ट, और ये फ्री थे, इसमें अंदर कुछ था नहीं, फॉलो था ये, नथिंग, जस्ट स्ट्रक्चर. तो दे रॉबर्ट हुक साहब ने बोला कि दीज आर द सेल, दीज आर द सेल, ये छोटे छोटे ब्लॉक, दीज आर फ्री हैं, कैसे, इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली. तो रॉबर्ट हुक साहब गिवन दैट कि दिस इज द सेल in the 1660. Okay, but the another scientist, name was the Antony von Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek. Okay, Antony von Leeuwenhoek. स्पेलिंग कर दूं क्या? ANTONI VON is a Leeuwenhoek, LEUVENHOCK. Okay, so Antony von Leeuwenhoek in the approx 1735. Okay, इन्होंने क्या किया 1735 में, he have taken the sample of a pond water, ठीक है, and the pond water sample लिया, उसका जब उसको ऑब्जर्व किया, he find that there is so many small living what organism are found in that water, and he given the name of that, these are the living cell, these are the living. Fine. So अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, तो फर्स्टली द सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक,
The firstly, the living cell is discovered by एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंड दैट टाइम दी ये जो इन्होंने किया था, डिस्कवर किया था, उसको बोला गया कि दैट आर नॉट द लिविंग सेल, वो क्या थी, केवल डेड सेल थी, एंड दैट आर द ओनली वॉल ऑफ द सेल वॉल। फाइन। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इनको ये आप कह सकते हो कि रिवार्ड किया जाता है फर्स्टली द लिविंग सेल को डिस्कवर करने का। फाइन, ओके। अब किसी भी एक चीज़ की डिस्कवरी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस, ओके, हमारा इंडिया थोड़ा सा अब अच्छा करने लगा है साइंस में पिछले कुछ सालों से, या कह लो एक दो डिकेड से। फाइन। उसके पहले जितने भी हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज समझते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, हाँ ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होते हैं, जो सबसे पहले डेवलप्ड हुए थे, एकदम डेवलप्ड कंट्री, है ना, उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ थे उस टाइम पे, तो वो साइंस के फील्ड में ना बहुत अच्छा काम कर रहे थे। दैट मीन्स हर चीज़ की उनके पास फैसिलिटीज़ थी, ओके। वो हर एक चीज़ को क्या करते थे, रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके, उनके पास रिसोर्सेज थे, आप सिंपली कह सकते, राइट। तो जब इन द 1665 द रॉबर्ट हु हैव डिस्कवर्ड द सेल, so the word cell is given by हुक साहब टू द साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट क्या हुआ है, जिसके पीछे पड़ गया साहब के साहब, ये अकेले कैसे हर चीज़ का क्रेडिट कैसे अकेले ले सकते हैं, अब हम भी इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि हमें भी क्रेडिट मिलेगा, ओके। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर घुस गए ये लोग, अंदर घुस गए इन द सेंस पूरा उठा के जहाँ से मिल रहा है पूरा ऑब्जर्वेशन चालू, एंड दे फाउंड दैट सेल is not a, you can say, a single body. Actually the cell is made up of several parts, yes, several organelles, and the several organelles are coordinating with each other at the anatomically level and as well as the physiologically level, and they are performing the activities, physiological activities of the cell, okay, मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर भी वो बनाते हैं, और उसका क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ चलती हैं वो भी वही क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं, ओके। एंड दीज आर कंसिडर्ड द सेल ऑर्गेनल्स। फाइन। एंड द सेल ऑर्गेनल्स आर क्रिएटिंग अ कंप्लीट सेल। तो सेल ऑर्गेनल्स, जो सेवरल टाइप्स के सेल ऑर्गेनल्स है, उनके अलग फंक्शंस दिखे, उन्हें उनके अलग अपीयरेंस थे, उनका अलग स्ट्रक्चर था, एंड दे सो मैनी साइंटिस्ट हैव द क्रेडिट टू डिस्कवर देम। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को क्या किया, डिस्कवर किया। फाइन, ओके। तो यहाँ पे सेल तो आपने देखा 1665 का, फिर 1735 का अप्रॉक्स, 35 34 ऐसे कुछ था, देख लेना। ये दिस इज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, आपने पूछता नहीं है, ये मैं ऐसे ही बता दिया ताकि जान लो कि आज से इतने साल पहले हुआ था अप्रॉक्स, ठीक है। तो जब सेल वॉल को देखा गया तो अब ऐसे ही समझो कि सेल मीन्स दैट अ रूम, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो लाइक अ रूम। क्या यार, क्लास के बाद देना, क्लास में कुछ नहीं, पानी दे दो बस। कब का ये, अभी का ही है ना, नहीं अभी का पानी कब का है, ठीक है, चलो बस पानी दे दिया करो गर्म करके थोड़ा सा। क्या कह रहे थे हम बात, हाँ सेल के बारे में, राइट। तो सेल जब उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया तो हमने देखा कि एक रूम जैसा आप उसको समझ सकते हो, तो लाइक रूम, रूम तो नाम ही होता है, तो उसका वर्ड ही का क्या होता है, मीनिंग ही होता है रूम। तो रूम में जैसे आप देखते हो ना कि रूम में दीवार, वॉल्स, दीवार के अलावा क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रूम में सप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक भी है, ठीक, उसके बाद एयर भी है, कहीं पानी का इंतजाम होगा जहाँ से पानी पी रहे हैं। फाइन। दैट मीन्स कि अगर एक कंप्लीट बॉडी की बात करें तो बॉडी को कंप्लीट चलाने के लिए आप कह सकते हो, उसकी रनिंग के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, ठीक। सपोज करो कि आपका मुखर्जी नगर एक सेल है,
मीन्स कोई ऐसा होगा, कोई ऐसी बॉडी होगी, कोई ऐसा पावर होगा जहाँ से उसको इलेक्ट्रिक देता होगा। कुछ ऐसा होगा जो मुखर्जी नगर के अंदर फालतू की चीज़ें आने पे रोक लगाता होगा कि भाई द स्टूडेंट एरिया है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस होती होगी जो कि चेकिंग करती होगी, ये नहीं पता चले कि ला करके यहीं पे 4 किलो आरडीएस रख के ब्लास्ट करवा दिए, ख़त्म सारा कांड। अब जो है वो कंप्लीट हो गया फिर अच्छे से, है ना। तो मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्न करने के लिए, और हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम ही करेगा या कोई पर्टिकुलर पर्सनल ही करेगा, और इन द सेल केस कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स ही करेगा। ये सिस्टम, ये जो सेल का पूरा सिस्टम बनेगा वो किसके हेल्प से बनेगा, सेल ऑर्गेनल्स के हेल्प से बनेगा। ओके ओके ओके, बात करेंगे अभी कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सेल के बारे में जब डिस्कवरी हुआ, तो आफ्टर दैट द थियरीज रिलेटेड टू द सेल इज राइजेस, कि उसके पीछे थियरीज लोग देना चालू कर दिए, सेल थियरीज दिया गया। ओके, देयर वाज 2 साइंटिस्ट नेम हु हैव गिवन द फर्स्ट सेल थियरी, एंड नेम वाज द स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, देयर वाज 2 साइंटिस्ट, एंड सेल थियरी उन्होंने दिया, 2-3 स्टेटमेंट उसमें दे दिया उन्होंने, बात करेंगे क्या दिया था। बट उनके अंदर कुछ कहीं पाएगा तो उसको भी सुधारने के लिए कोई आ गया टू इम्प्रूव दैट सेल थियरी, राइट। अभी ऐसा लिखो कि सेल थियरी वाज गिवन बाय, अच्छा ये होता नहीं ऊपर, चलो इधर लिख। नेक्स्ट आएगा आपका सेल थियरी। द सेल थियरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, इसमें से कोई एक जूलॉजिस्ट थे, कोई एक बॉटनिस्ट थे, ऐसा थे, तो उन्होंने मिल करके दिया अपना सेल थियरी। एंड जब सब पूरा स्टडी किया गया ना कंप्लीट, तो हमें ये पता चला कि एक्चुअली द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द body. Okay, that means to form the structure of the body, the cells are responsible, as well as the biological functions inside the body, of the body is also carried out by the cell. Okay, that means cells are responsible for the survival of the body actually, उनके क्रिएशन के लिए भी, उनके स्ट्रक्चर के लिए भी, और उनके अंदर फंक्शंस के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेल। एंड इन आवर अर्थ देयर इज द 2 types of organisms are found. The first is the unicellular and second one is the multicellular. The unicellular are those which are made up of a single cell, fine, and the multicellular are consisting the number of cells. They are considered the multicellular organism. And the example हमारे पास बहुत सारे हैं मल्टीसेलुलर में, तो जो देख लो आँख खोल करके सब मल्टीसेलुलर है। अभी चेयर और नहीं है, चेयर को तो आप नॉन लिविंग कंसीडर, लिविंग जो भी देखना आपने सब क्या है, मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर, फाइन। और यूनिसेलुलर में बात करेंगे तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम्स। क्या होते हैं अमीबा, क्या होते हैं पैरामीशियम्स, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इनको माना जाता है कि ये प्रोटिस्टा वर्ल्ड में आने वाले क्या हैं, प्रोटिस्टा मतलब पहले के जो एकदम ओल्ड जो हमारा वर्ल्ड था उसमें आने वाले सबसे पहले सब क्या हैं, ऑर्गेनिज्म, फाइन। तो द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर हियर। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो वी फाउंड दैट देयर आर द 2 types of cell on the basis of the development, or you can say the evolution of the cell organelles and the nucleus of the cell. ठीक, मतलब सेल ऑर्गन्स और न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करते हैं अंदर, तो उसके हम अंदर पाते हैं कि देयर इज 2 types of the cell. The first one is the prokaryotic cell and second one is the eukaryotic cell. सुना है कभी ये वर्ड, सुना है जो लोग साइंस के नहीं है बैकग्राउंड के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सर आपने नहीं सुना? अच्छा, अभी जितना समझा रहे हैं उतना आ रहा है समझ में? ओके, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, हाउ दे डिफाइंड दैट दीज आर द प्रोकैरियोटिक, हाउ डिफाइंड दीज आर द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वी विल डिस्कस हियर। ओके, लेकिन स्टार्टिंग से अभी हमें सेल को समझते हुए चलना है। आपने क्या लिखा है पहले, लास्ट लाइन क्या लिखा, सेल इज द
सेल थियरी लिखा गया गिवन बाय दिस. ओके, सेल का डिफिनेशन तो लिख ही लो. लिखो, सेल इज द basic and smallest structural and functional unit of body. Fine. Okay. ये लिखा फर्स्ट सेल इज डिस्कवर्ड बाय, लिख लिया ये नोट किया. ओके, सेल थ्योरी गिवन बाय द स्लाइडन एंड सॉन. फाइन. एंड उन्होंने कहा क्या, द फर्स्ट सेल थ्योरी उन्होंने क्या बोला, द फर्स्ट पॉइंट वाज each and every living organism are made up of a cell. Okay. सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला, cells are responsible for the production of another cell. ओके, हियर इज द सेकेंड स्टेटमेंट जो इनका ये था, थोड़ा सा ये क्या था, क्वेश्चनेबल था. इन्होंने बोला कि सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर सेल. साइंटिस्ट ने पूछा हाउ. द क्वेश्चन इज दैट हाउ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर सेल. So here is the next another scientist. The name was the Virchow. The scientist name was the Virchow. Virchow gained the new theory cell या न्यू सेल थियरी, सॉरी न्यू सेल थियरी. एंड उन्होंने इसमें एक पॉइंट ऐड किया. द पॉइंट वाज दैट उन्होंने लैटिन में एक वो दिया, स्टेटमेंट दिया. उन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला. ठीक है, लिखो इसको, ये लाइन लिख लो, ओमनी सेलुला ई सेलुला. ओके, दिस इसका मतलब होता है इस स्टेटमेंट का मतलब, जगह नहीं है, आप लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूं. इसका मतलब होता है अ डॉटर सेल is produced from mother cell, दैट मीन्स इनके स्टेटमेंट का मतलब ये था कि द मदर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स. ओके, दैट मीन्स एक मदर सेल होगी, उसी से क्या होते हैं, डॉटर सेल मिलती हैं. और कैसे, उसी ये जो स्टेटमेंट लिखा ना, उसी के सामने वो कर लेना आप, ये डायग्राम बना लेना. इससे पता चल जाएगा कि डॉटर सेल और मदर सेल कैसे होते हैं और क्या होते हैं. एक्चुअली डॉटर सेल कोई मदर सेल कोई अलग से सेल नहीं होती है. फाइन, हियर इज अ सेल, ओके, सिंगल सेल, and this is considered the mother cell. Okay, and they are divided.
It's divide into the, these are the daughter cell. That means a single mother cell is responsible for the production of two daughter cell. Okay, इनके बीच में डिवीजन हो जाता है, ऐसा कुछ प्रोसेस चलता है, और फिर आगे चल करके मिडिल लैमली कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से क्या बोलते हैं, टू डी सेल्स बन जाती हैं या टू डॉटर सेल्स बन जाती है। फाइन, तो स्टेटमेंट का मतलब यही था। ओके अभी ना एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल का, ठीक, थोड़ा सा स्पीड में बनाना, आप भी करते हैं क्या, रफ करेंगे इसको, क्लियर। क्या बन रहा है, दिख रहा है क्या पीछे, पीछे दिख रहा है। केमिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने ना, केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग देखा है क्या, कैसा होता है, बॉन्ड्स होते हैं, कौन से बॉन्ड्स होते हैं। हम्म ओके, बेंजीन रिंग जो अपन देखते हैं ना, तो लगभग बेंजीन रिंग जो है ऐसे दिखाई देती है जैसे एक सेल। आपको पता है बेंजीन रिंग कौन डिस्कवर किया था, किसने बताया था बेंजीन रिंग के बारे में, एनी आइडिया। नहीं, साइंटिस्ट का नाम आप देख लेना एक बार, मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उनको बेंजीन रिंग उनको सपने में आई थी, उन्होंने सपना देखा था कि बेंजीन रिंग ऐसा होता है, उन्होंने बता दिया। जब क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रक्चर स्टडी किया गया ना, तो पाया गया कि हाँ लिटरली बेंजीन ऐसा ही होता है। सोचो, आप सोचो कि वो इंसान अपने काम को लेकर के कितना ज़्यादा वो था, उसको, हाँ, कि उसको सपने में भी क्या आ रहा था, बेंजीन आ रहा था, और बहुत दिन से बेचारे बेंजीन रिंग का बड़ा अच्छा नाम था उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो बहुत महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम काफ़ी अच्छे से लिया जाता है, अदब के साथ लिया जाता है। अदब के साथ अब ये नहीं कि सूली पे चढ़ा देंगे। देखो दिस इज द एक्चुअली जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्चुअली ध्यान रखना, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है।
आप इसको ना तो प्लांट सेल बोलोगे ना तो एनिमल सेल बोलोगे। जनरल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि इसमें सारे आपको हर चीज़ दिखाया जाएगा। ब्लैक ओके ना, ब्लैक तो दिख रहा है। तो इसको नॉमिनेशन कर लेते हैं। राइटिंग आ रही समझ में? ठीक। थोड़ा सा इशू है मेरा राइटिंग के साथ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बोलना, ठीक है। जो भी मेंस का सिलेबस है आपका, मेंस के सिलेबस को आप अगर पीटी देने जा रहे हो तो आप ये सोच के मत जाना ये मेंस का सिलेबस ये पीटी में नहीं आएगा। The perfect strategy to prepare for the preliminary examination of the UPSC is that firstly you have to cover your all the topics of the mains syllabus. Okay, completely. You can accept there only your the optional subject. आप उसको छोड़ सकते हो, राइट। लेकिन जो भी जीएस का पोर्शन है चारों पेपर, ना चार तो एटलीस्ट तीन तो जरूर। अगर चारों सही रहेगा तो फिर आपका सी साइड भी अच्छा होगा। ओके, अगर आपका एथिक्स का पेपर अच्छा रहेगा, सही से तैयार रहेगा, रेडी रहेगा, तो सी साइड में भी क्वेश्चंस आते हैं ethics से रिलेटेड। ओके, योर इंटरपर्सनल स्किल एंड ऑल। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, ओके, हो गया कंप्लीट, सबने कर लिया, चलें, फाइन। देखो वो रॉबर्ट हुक साहब ने जो डिस्कवर किया था वही है लगभग स्ट्रक्चर, फाइन। दिस इज
द सराउंडिंग वॉल आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड द सेल वॉल. ओके, एंड सेल वॉल always found only in the plant cell, not in animal cell. फाइन. करेंगे जब सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल को जब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, तो उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि विच सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन ओनली द प्लांट सेल एंड ओनली इन द एनिमल सेल. फाइन. So this is the cell wall, this is the outermost layer. It's the actually wall. What is the function of wall? क्या करता है वॉल का काम, क्या होता है, प्रोटेक्शन. फाइन. उसके अलावा प्रॉपर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ढांचा बनाता है ना पूरा, स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, बनाएगा, राइट. तो दिस इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ एक्चुअली द सेल्यूलोज इन द प्लांट सेल. व्हाट इज द सेल्यूलोज? सुना है सेल्यूलोज? सुना है कभी? नहीं सुना है? किसने सुना है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अभी स्टार सब ठीक है, छोड़ो, एग्जाम्पल्स हैं दिस. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरीके का, क्या, जिससे सेल वॉल बनता है, सेलुलोज. फाइन. एंड सेलुलोज इज एक्चुअली अनडाइजेस्टेबल इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक, ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है. ठीक है, क्यों नहीं होता, उस पर बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में. दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन. ये अंदर की आप जो लेयर देख पा रहे हो, ओके, दिस ब्लू कलर की, दिस इज कंसिडर सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane is actually semi-permeable in nature. That means it allows the selective materials to across the membrane. ठीक है, कुछ selective materials को. And obvious सी बात है कि selective materials, that means इसका function क्या होगा कि एक selective pass को क्या कराएगा, provide कराएगा. ठीक है, from outer environment into the cell, or you can say from cell to the outer environment. Fine. Okay. अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान ना होना. And this is actually made up of the phospholipids and proteins. Okay, phospholipids are what? These are the phosphorus lipids. Lipids, that means fat. Okay, कुछ भी oily material. And the proteins as well. Fine. Proteins आप सब समझते हो proteins. ठीक है, और बाकी और प्रोटीन को समझने के लिए हम बात करेंगे किसमें, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में. ठीक, ओके. You can see these structures in which some, कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ प्लेट जैसा कुछ. फाइन. एंड दे आर अटैच टू द ईच एंड एवरी वन सरफेस विद द हेल्प ऑफ द मिडिल लैमिला. ये मिडिल लैमिला बोला जाता है, इसको करेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे. तो और आप ये सरफेस देख पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, स्पेशली इट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस और इन ऑल्सो फाउंड इन द फ्री फॉर्म. या तो न्यूक्लियस से कनेक्ट रहेगा, या तो कैसे रहेगा, फ्री क्या होता रहेगा, तैरता रहेगा. फाइन. कहाँ पे, सेल की बॉडी के अंदर में. फाइन. So this structure is considered as the endoplasmic reticulum, and in short you can say ER. Okay, ER के भी two types होते हैं. The first one is the rough endoplasmic reticulum, second one is the smooth endoplasmic reticulum. And why this is the rough? आप सरफेस पे देख पा रहे हो कि इसमें बहुत सारे ऐसे डॉट 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 हैं. फाइन. अगर सरफेस पे आप बहुत सारे डॉट गिरा दो तो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगी सरफेस हमारी, लाइक दिस. दिस इज द, एंड दिस डॉट इज नथिंग, दिस इज द राइबोसोम्स एक्चुअली. Okay, ribosomes, you can see this, there is the ribosomes. The ribosomes are what? Ribosomes are also a cell organelles. Okay, and what is the function of the ribosomes? This is responsible for the protein synthesis inside our cell. Proteins को क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं, उसका सिंथेसिस करते हैं. ठीक, फूड मटेरियल लेंगे और उससे प्रोटीन को बनाएंगे बॉडी के अंदर. फाइन. तो राइबोसोम्स का वर्क ये होता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरे सेल में फैला होता है, मैं नहीं बना सकता उसको, यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है, पूरे सेल में फैला रहेगा. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? द मेजर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट इट्स एक्ट्स एज अ स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल. स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल, हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, उसका क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट देना, एक शेप देना. अगर हमारी बॉडी बिना बोन्स के हो तो कैसी होगी? लचीली नहीं, ऐसे ये शर्ट उतार कैसे रख दो, हम ऐसे रहेंगे. फाइन, लाइक दिस. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस, प्रोवाइडिंग अ स्केलेटल सपोर्ट टू द सेल, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल, एंड आल्सो प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाई इट्स प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म? बिकॉज द राइबोसोम्स आर अडहेयर एट द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, यहाँ पे क्या स्पेस भी प्रोवाइड करा रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है, किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. And ribosome is responsible for the protein synthesis. That's why the ribosome is also considered as a
प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। फाइन, ओके। यहाँ भी ऐसे कुछ फैला कुछ, दिस इज द स्मूथ, दिस इज द रफ, टू टाइप्स के होते हैं, अभी उस पर लिखवाएंगे, भी बात करेंगे, राइट। हियर इज द सम, क्या कह सकते हैं उसको, ऐसा कुछ बहुत सारी जो तस्तरी है, प्लेट है, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, राइट। तो इस तरह की कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है बॉडी के अंदर। एंड व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इज कंसिडर द गोल्जी बॉडी। ओके, कहीं कहीं आपको गोल्जी अपैरेटस दिख सकता है, आप कंफ्यूज मत होना, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी दिख सकता है, तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। फाइन, इसी का नाम है गोल्जी बॉडी। ओके, फाइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी? एक्चुअली दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, आप कह सकते हो उसको, किसी चीज़ को सेलेक्ट करके अलग कर देना, स्क्रीनिंग आउट करना, किस चीज़ का, ऐसे मटेरियल जो कि हार्मफुल हैं बॉडी के लिए या सेल्स के लिए, उनको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, रोक देता है, या सेलेक्ट करके भेज देता है किसी और ऑर्गन के पास जो उसको डील करेगा। ओके, तो दिस इज द गोल्जी बॉडीज फंक्शन, एंड दैट्स व्हाई द गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ऑल्सो कंसिडर द ट्रैफिक पुलिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैफिक पुलिस? क्या होता है, शहर के अंदर कैसे ऐसे चीज़ों को रोकना जो ठीक नहीं है, बाहर सिक्योरिटी के लिए लगा रहना, राइट। तो ये काम होता है इसका, गोल्जी बॉडी का। ओके, दिस स्ट्रक्चर्स, अभी इसको जब बड़ा करेंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है ये सेल का, एंड दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सेल, इज ऑल्सो कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, यस 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 यस, दिस इज द रीजन behind this ki why this is called the most important cell organelles, because the mitochondria is also considered the powerhouse of the cell. Okay, that means the production of the energy inside the cell is carried out by the mitochondria. Okay, अब कैसे carried out करेगा वो उसके स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। Fine, here this is the plastids. Plastids are always found in the plant cells, the chloroplast. एक्चुअली दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, लेकिन प्लास्टिड हमने इसको बोला यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ओके, ज़ैंथोप्लास्ट, साइनोप्लास्ट, ठीक है। तो दीज आर कंसिडर्ड द प्लास्टिड। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट इज हियर, क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन photosynthesis inside the plant cell because the presence of the chlorophyll. Chlorophyll is a pigment, है ना, ठीक है, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वाली लाइट से भी वो क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। In the biotechnology we have to discuss about this type of the organism या species of the living cells, बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अभी हमारे बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा इवोल्यूशन आने वाला है कि हो सकता है कि हम लोग बुढ़े होते होते आप भी उसी में इंक्लूड हो, ठीक है, वो चीज़ देख भी सकें। एक्चुअली आप फायरफ्लाई समझते हो, फायरफ्लाई जानते हो ना, रात में उड़ता है तो उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, सबको पता है, बायोल्यूमिनेसेंस पैदा करता है, लाइट जनरेट करता है ना। जुगनू क्यों जनरेट करता है? उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं ल्यूसीफेरिन। क्या बोलते हैं? ल्यूसीफेरिन। एंड ल्यूसीफेरिन केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, but this luciferin is synthesized in the firefly body, inside the firefly's body, due to any specific type of enzymes. Okay, and these enzymes is producing actually specific type of genes. बात करेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक्स में। वन जीन वन एंजाइम, बीडल और टाइटम ने ये थियोरी दिया था कि हर एक एंजाइम जो होता है वो एक पर्टिकुलर जीन के रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन के लिए, और जीन जो होता है एटलीस्ट सिंगल जीन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एटलीस्ट। फाइन, तो उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे ना, प्लांट में उस जुगनू के जीन्स को निकाल कर ट्रांसप्लांट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी प्लांट्स की पत्तियों में क्या होगा, बायोल्यूमिनेसेंस होगा,
हाँ, तो ये जो स्ट्रीट लाइट जलती है ना, उनकी जगह पे हम वही प्लांट लगा देंगे। अब रात में क्या होगा? एनर्जी सेविंग। दिस इज द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना। सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अभी देखो मेंस में सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये वर्ड इतनी बार आएगा ना कि आप एकदम पगला जाओगे कि सर जब देखो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो एक्चुअली व्हाई द टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर अस? सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, नथिंग एल्स। चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक। इसी सोशल और इकोनॉमिक्स, यही दो अगर बेनिफिट अच्छा हो रहा है तो कोई भी कंट्री रहेगा वो कहाँ जाएगा? टॉप पे, है ना। क्योंकि जिसके पास इकोनॉमी है, पैसा है, तो क्या है? मनी इज द पावर। अगर मनी हो तो यू कैन बाई ईच एंड एवरीथिंग। मनी इज नॉट एवरीथिंग एक्चुअली, बट एवरीथिंग इज बाय विद द मनी, कह सकते है ना। तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें करना ही करना है उसको। फाइन। हाँ, तो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया दैट मीन्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, generating the energy production, responsible for the generating energy inside the cell, okay, and supply the energy for the biological activities of the cell. The energy is consumed by the cell, and that's why this is considered the, फिर प्लास्टिड कर रहे थे अपन, है ना। ओके, प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। फाइन। तो अभी ये जो वही उसी से तो बात आ गई नहीं था कि रात में जो बल्ब लाइट है ना, उससे भी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। उसमें ऐसे एंजाइम्स का इंसर्शन कराया जा रहा है। आपके हैं ऐसे प्लांट स्पीसीज जो आप घर में इंडोर प्लांट लगाते हो, इंडोर लगाते हो ना, तो घर में बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे, वाटर तो दे ही रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल ही रहा है हमारे से, लेकिन वो लाइट कहाँ मिलती है? वही लाइट से कर लेते हैं। जब घर में जलती है एलईडी, उसे कर लेते है ना। ओनली विजिबल लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दैट कैस। ओके, बस विजिबल लाइट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज द, यू कैन सी हियर द एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स इज नथिंग, बहुत सारे ऐसे पैकेट्स होते हैं सेल्स के अंदर जिसमें क्या होती है? एयर या ऑक्सीजन भरी रहती है, ठीक। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एयर ऑक्सीजन? फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्स। एयर का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? क्या एयर का काम होता है? फॉर द रेस्पिरेशन। सेल के अंदर भी सेम चीज, फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल द एयर वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द एडिक्वेट एयर टू द सेल टिश्यू, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, फॉर द रेस्पिरेशन। फाइन। The next one is the lysosome. And lysosome is also a very most important cell organelles. Okay, actually our body immune system is originated from this initial, you can say point initial cell organelles, our the immune system. What is the function of the lysosome? Is considered as the, this is the energy commando like of the cell. क्या काम होता है एनर्जी कमांडो का? जब कोई डील नहीं कर पाता है तब उनको क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। वो करते क्या है? वो किसी भी, आप कह सकते हो, सिचुएशंस में जो भी प्रॉब्लम्स उसको क्या करते हैं? टैकल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। तो ये लाइसोसोम का काम ये होगा। इधर ये जो इन सब से ना, ये जो गोल्जी बॉडी वगैरह है ना, इन सब से कोई चीज़ इग्नोर हो जाएगी, ये उसको टैकल नहीं कर पाएंगे, देन लाइसोसोम का यूज़ होगा। जब अंदर चीज़ें पहुंच जाएंगी तो ताज में ना, जब अंदर पहुंच गया तब बुलाया गया कि भैया देखो अब यहाँ नहीं निकल रहे हैं, नाउ यू हैव टू डील विद देम। तब उनको बुलाया गया कसाब को पकड़ने, राइट। ये लाइसोसोम का काम होता है। एनी हार्मफुल पैथोजेंस और केमिकल्स, स्पेशली पैथोजेंस विच इंसर्टेड इनसाइड द सेल इज किल्ड बाय द लाइसोसोम, ठीक है, किल्ड बाय द लाइसोसोम, एंड दैट्स व्हाई द लाइसोसोम्स इज कॉल्ड द गार्ड ऑफ द सेल, गार्ड ऑफ द cell. But what is, why this is the guard of the cell and how this is responsible for the killing of the pathogens? Because in the lysosomes the hydrolytic enzymes are found. Hydrolytic enzymes, okay, hydrolytic enzymes. What is the hydrolytic? मैंने फिर बोला ये the term है hydrolytic. There is the two word. The first one is the hydro, a second one is the lysis, to break down. हाइड्रो दैट मीन्स, किसी की बॉडी से अगर वाटर आप तोड़ के निकाल दो तो बॉडी का क्या सर्वाइवल है? नहीं है।
and this is the function of this hydrolytic enzymes. Whenever any pathogens are inserted inside the cell body, okay, then the lysosome is get activated, okay, and engulf that pathogens. उसको क्या कर लेगा? engulf कर लेगा by the process of the phagocytosis. ठीक, engulf किया, and these hydrolytic enzymes are starting to hydrolysis of their organelles. उस पर्टिकुलर जो पैथोजेंस है ना, उसके जो पार्ट्स हैं उसको क्या करेगा? धीरे धीरे तोड़ना चालू करेगा, लिसिस करना चाहेगा, एंड दैट्स वाई धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जो भी पैथोजेंस है उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा. ओके, बट अगर देश की आर्मी इतना सब कुछ काम करती है, कमांडो एक आर्मी का ही पार्ट होता है, ठीक है, अगर आर्मी नाराज हो जाए अपने ही देश से, तो फिर क्या हाल होगा? जो म्यांमार में हुआ है. क्या हाल होगा? जो पाकिस्तान में अक्सर होता है, सत्ता परिवर्तन, है ना. वो क्या करेंगे? जा करके तुरंत सत्ता ले लेंगे. सेम कंडीशन इनके साथ होती है. इन द एबनॉर्मल, यू कैन से अनफेवरेबल कंडीशन, द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम इज स्टार्टिंग टू किल द सेल ऑर्गेनेल्स इटसेल्फ. ये क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स को, ये जितने दिख रहे हैं ना, इन सब को क्या करना चालू कर देते हैं? लिसिस करना चालू कर देते हैं. एंड धीरे धीरे पूरे सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. पूरी सेल क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड दिस इज द रीजन द लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यू कैन से द एटम बम ऑफ द सेल. डिस्ट्रॉय, ब्लास्ट, सब खत्म, है ना. ये लाइसोसोम. नेक्स्ट इज द फूड वैक्यूल्स. Food vacuoles is nothing. This is just like a air vacuoles or sacs. This is a chamber in which the food are stored. Whenever the food is required to the production of the energy, the food is supplied from these food vacuoles to the different cell organelles. You can say to the mitochondria especially. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही वही होता है, क्या करना? फूड लेना और एनर्जी का प्रोडक्शन करना. एनर्जी प्रोडक्शन करना, दैट्स वाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द. Okay. Here you can see this structures is a star-like structures. आप देख सकते हो. Okay, fine. And this structure is called the centrosomes. Centrosomes. बायोलॉजी में जब भी कभी हम सोम्स की बात या सोमा आएगा वर्ड, इसका मतलब होता है बॉडी. हमेशा ध्यान रखना. अभी खूब पढ़ोगे आप सोमैटिक सेल्स, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स. Okay, so soma word is denoting the body actually. Clear? Okay, fine. Centrosomes is also responsible, you can say the responsible for the growth of cell actually. Growth of cell, that means from mother cell to daughter cell. So the centrosome is responsible, or you can say the playing a very vital role in the cell division. सेल डिवीजन. ओके, करता क्या है? सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है? व्हेनेवर द सेल इज मैच्योर्ड, यू कैन से द मदर सेल इज मैच्योर्ड, फाइन, द सेंट्रोसोम्स आर मूविंग द बोथ द पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स. ओके, ये दोनों साइड में क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर रीच करेंगे दोनों पोल पे. ओके, एंड दे आर स्टार्टिंग टू अट्रैक्ट द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स बात करेंगे. क्रोमोसोम्स का अट्रैक्ट करेंगे, और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज द साउथ पोल, हाफ ऑफ द नॉर्थ पोल, इन इक्वल नंबर. ओके, और फिर धीरे से क्या हो जाएगा? इसी बीच में कॉन्ट्रिक्शन होगा, और क्या होगा? मिडिल लैमेला के बाद सेल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी. तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम उधर भी बराबर और उधर भी बराबर. ये काम होता है किसका? ये कहीं पे सेंट्रियोल भी मिल सकते हैं, इससे परेशान मत होना. सेंट्रियोल्स भी लिखा होता है इनके लिए कहीं. फाइन, तो दीज आर द centrosomes. Fine, clear? Okay. Here is the major, आप कह सकते हो, part of the cell which is known as the nucleus. And why this is the major? Because as like our body, the brain is here. And what is the function of brain? There are several functions. All the voluntary and involuntary activities are controlled by the brain. ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम करेंगे बात ब्रेन के बारे में. एंड दैट्स वाई आवर ब्रेन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द बॉडी. दिस इज द मास्टर ऑफ द बॉडी. एंड हियर द न्यूक्लियस इज डूइंग द सेम प्रोसेस
for the cell, and that's why the nucleus considered as the brain of the cell. Brain of the cell. Okay, तो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो इनसाइड द न्यूक्लियस वी फाउंड द 4 स्ट्रक्चर्स, और उसी 4 स्ट्रक्चर्स में पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके फाइन. न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर कंसिडर्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. एक चीज़ समझो आप यहाँ पे, इधर कुछ रफ करूँ क्या? कर देता हूँ. आपने बना लिया है ना? बस फिर ठीक है, तब क्या दिक्कत. ओके हियर इनसाइड द न्यूक्लियस जो भी पाया जाएगा, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म. फाइन. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, वॉट एवर which is found in this matrix part of the cell is considered as the cytoplasm. Cytoplasm. Actually, the word cyto is always denoting about the cells and tissues, जो भी कह सकते हो आप. Okay, cyto. Cyto means cells. Fine. And that's why the study of the cells is called the cytology. ठीक है, साइटोलॉजी को क्या बोला जाता है? सेल्स एंड टिश्यूज का स्टडी करना. फाइन. दिस इज द साइटोलॉजी. दिस इज द न्यूक्लियस एंड सराउंड एंड द इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इज कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज कंसीडर्ड एज द साइटोप्लाज्म. एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म both are considered as the protoplasm. This is considered as the protoplasm. And protoplasm is actually the, आप कह सकते हो, base of life. The physical base of life is the protoplasm. That means कि protoplasm अगर नहीं होगा तो life exist नहीं करेगी. ओके ठीक है. एंड अभी ये सब स्टेटमेंट जो दिया गया वो किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, मेरे द्वारा नहीं दिया गया. उनके नाम भी अभी लिखने अपने को. कोई कुछ कह रहा था? चीज़ें आ रही समझ में, कहानी कहाँ चल रही सब समझ में आ रहा है, राइट? ठीक है. लिसन, दिस प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ. अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है किसी भी सेल में तो उस सेल को हम क्या करेंगे? लिविंग नहीं मानेंगे. ओके. एंड द रॉबर्ट हुक साहब इज फर्स्टली ऑब्जर्व द विदाउट प्रोटोप्लाज्म सेल. ओके. एंड दैट वाज कंसीडर्ड एज द डेड सेल. ओके. उन्होंने वही एक स्ट्रक्चर देखा था, यही वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप देख पा रहे हो, यही स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था. ठीक है, सेल वॉल वाला स्ट्रक्चर. और ऐसे ऐसे उनको सेम स्ट्रक्चर उनको दिखा. दैट वाज द डेड सेल. ओके. इनसाइड दिस इतने सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. फाइन. ओके. चलो न्यूक्लियस की बात करते हैं अपन. न्यूक्लियस के बारे में जब बात करते हैं तो वी फाउंड दैट द actually 4 types of the structures are found in the nucleus. So first is the nuclear membrane. Nuclear membrane is responsible for the separation of the nucleoplasm and the cytoplasm. आई बात समझ में? न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सराउंडिंग में. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बोथ प्लाज्म. ओके. दैट मीन्स इट सेपरेट द न्यूक्लियर इन्वायरमेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक इन्वायरमेंट. फाइन. इसके इनसाइड द न्यूक्लियस जो लिक्विड मटेरियल था उसके अलावा देयर आर सो मेनी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड. द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. they are coiled with each other. Okay. And these thread like structures are called the chromatin threads. Are called the chromatin threads. And what are the chromatin threads?
These chromatin threads are considered as the chromosomes. Chromatin thread. And these are called the chromosome. Okay. And the chromosomes, what is the function of the chromosomes? Information. ठीक है. ठीक है. The transfer of the hereditary information from one generation to another generation is carried out by the chromosome. Okay, chromosomes. And the chromosomes, the number of chromosomes in every species are different. ठीक है. But in a single species, in all members, the number of chromosomes are the same. ठीक है. अगर बात करें एक स्पीसीज के बारे में जिसका नाम है होमो सैपियंस, अपन लोग, है ना, तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 40. कौन है 44? कौन है 44? कौन खड़ा है मेरे साथ? मैं हूँ 44 पे. 44. ठीक है, मैं गलत था. यस, 23 प्रेयर्स. ऐसा कंसिडर 46 इन नंबर्स. ओके. एंड दिस नंबर, ये जो आप देख पा रहे हो, इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और अगर किसी अदर स्पीसीज के बारे में सबके में अलग अलग पाया जाता है, फाइन. बट दिस नंबर is you can say the alteration in this number is making a abnormalities in the body. और क्या वो abnormalities करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक, जब जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो. ओके. एंड दिस 46 नंबर जब भी कभी ये ज़्यादा या कम हो जाते हैं तो बड़ा असर पड़ता है बॉडी के ऊपर, फाइन. तो ये नियत है. द कांस्टेंट नंबर, द 46 23. ओके. और कहाँ पाया जाता है ये? न्यूक्लियस में पाया जाता है. क्लियर? कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा. बहुत सारी जगह पे ना ये दिस क्रोमोसोम्स आर coiled with each other, making a dense part. यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लूज देख पा रहे होगे. and this dense part is called the nucleolus. Okay. and the nucleolus कुछ नहीं होता, नथिंग. दिस इज और एक न्यूक्लियस के अंदर में एक या तीन, मतलब एक या दो तीन पाए जा सकते हैं क्या न्यूक्लियस, है ना. बहुत सारी जगह वाइल्ड हो जाते हैं. कौन? क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड फॉर्मिंग द न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर्स. फाइन. तो दीज आर द एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? ऐसे आप करो नोट, अपने पेपर में लिखोगे आप नोट, उसके आगे डैश करके दो चार चीज़ें आप नोट में लिखिए. ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूपीएससी भी कभी पूछा था और आपके स्टेट पीसीएस में पूछते रहता है. फाइन. रिलेटेड टू दिस चैप्टर, आवर सेल्स. फाइन. ओके. मैं इसको रफ कर रहा हूँ कंप्लीटली. ठीक है. ओके. The first point is that the smallest cell is a mycoplasma. Gallisepticum. ओके. ऑल्सो ये दूसरे नाम से मिल जाएगा PPLO. The pluro pneumonia like organism. Pleuropneumonia like
organism. This is the PPLO. as अप्रॉक्स इसकी साइज क्या होती है? 0.01 माइक्रोन म्यू. ओके. ओके. लार्जेस्ट सेल क्या हुआ? हाँ, स्टिच एग. ऑस्ट्रिच एग. तेज बोलिए. बोला किसी ने? नहीं. ठीक है, कितना वेट होता है इसका करीब? अप्रॉक्स 2.5 kg. एक जो भी देखते हो एक ना. हाँ. ठीक है, ऑस्ट्रिच एग कितना? ऐसा 2.5 kg. फाइन. ओके. स्मॉलेस्ट सेल ऑफ क्या हो गया भैया? यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं. स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है? हुँ? नहीं. दिस इज स्पर्म सेल. स्पर्म सेल. आरबीसी इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट सेल होता है. आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल्स. ओके. सेकेंड स्मॉल. लॉन्गेस्ट सेल. ठीक है, न्यूरॉन सेल. बहुत कुछ तो जानते हो आप लोग. आगे बढ़ें क्या? न्यूरॉन्स या इनको नर्व सेल्स ना. नर्व सेल्स. ओके. नर्वस सिस्टम जो बनाते हैं. 3.5 to 4 फीट तक ये लंबी होती है. मतलब हाइट देखा जाए तो काफ़ी बॉडी में ही फैले होते हैं हमारे. फाइन. कितनी न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में? देखो कितनी सेल्स होती हैं. अनकाउंटेबल. कह रहा हूँ सबको पता है, बोल नहीं रहे हो. मैं पूछूँ तो ऐसा क्यों कन्फ्यूज हो रहा है? मैंने गिना थोड़ी जा करके यार. और क्यों अनकाउंटेबल बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी साइज अलग होता है. अब मेरे बॉडी में कुछ अलग पाया जाएगा, लेकिन अभी वो ग्रेट खली की बात कर लो तो उसकी बॉडी में कुछ अलग ही पाया जाता है, लंबा चौड़ा. अब कोई छोटा सा रहेगा ना, बौना रहेगा, तो उसके बॉडी साइज पे डिपेंड करेगा. राइट. अप्रॉक्स एक माना गया है कि 4.5 बिलियन सेल्स पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में. ये क्यों माना है, कैसे माना है, नहीं जानकारी है. मैंने एक दो बुक में देखा है. बहुत ज़्यादा इस पर आप श्योर मत रहिए. ऐसे ही बता दिया हूँ आपकी जानकारी के लिए. ठीक है. अनकाउंटेबल होती है, ये ध्यान के चलिए आप. राइट. ओके. नेक्स्ट इसमें आप एक और लिख लीजिए नोट्स में. द सेल विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन बॉडी कौन सी सेल होती है? हाँ, किसे बोलिए. सेल विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन बॉडी. आरबीसी. हाँ, वही कार्पसल्स. रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप. आपको जो इजी हो. हमको सेल्स ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन अब मैम ने कार्पसल्स बोला तो हमने भी लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना. दिस इज द आरबीसी. या आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है. फाइन. न्यूक्लियस नहीं होता. अभी क्या करेंगे ना कि जैसे ये अपना सेल वाला चैप्टर चलेगा. फाइन. तो सेल चैप्टर के जस्ट बाद
जब हम न्यूक्लियस से बात करेंगे तो न्यूक्लियस, सॉरी इसे मिटा दिया हूँ, न्यूक्लियस से बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स, ओके, एंड आफ्टर क्रोमोसोम्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द आरएनए एंड डीएनए। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा आरएनए एंड डीएनए का, है ना? राज का नाम सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन इसका तो सुनो, क्योंकि ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी पे आपका सारा मेंस वाला टॉपिक जो टेक्नोलॉजी का है, जो बायोलॉजी वाला पोर्सन, जो बायोटेक्नोलॉजी, राइट। तो अपन करेंगे क्या ना, आरएनए डीएनए ये कंसीडर करेंगे, और डीएनए के बाद नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द जेनेटिक्स। वाई जेनेटिक्स? बिकॉज द डीएनए इज considered the genetic material, okay, and the number of DNA are conjugating and making a single chromosomes, ठीक है? You can say the chromosomes are the polymer of DNA, okay, तो बहुत सारे DNA मिलके एक बनाएंगे क्या? chromosomes, and in the DNA we have to discuss about the genes, okay, number of genes are combinedly फॉर्मिंग द डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। एंड अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी में तो कितना डीएनए पाया जाता है? कितने अमाउंट में पाया जाता है? अनकाउंटेबल तो है ही, ये सही है, पिछली बार मैंने देख लिया सर आपका ट्रिक हाँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में इतना डीएनए पाया जाता है कि अगर उसको हम एक दूसरे से फ्यूज़ करें तो यहाँ से सन की जो लेंथ है उसको 7 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में उतना डीएनए होता है, ठीक है? तो आश्चर्यचकित मत होइए आप लोग, क्योंकि द यूनिवर्स इज़ अवर इनसाइड। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? यूनिवर्स है, ठीक है? हम कोई भी चीज़ कोई आपको बताता सिखाता थोड़ी है, वो तो केवल आपको जगाया जाता है कि उठो जागो देखो बायोलॉजी में ऐसे होता है। एक ही बार तो बताता है ना, बाद में तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद हो जाती है। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि हमारे अंदर हर एक चीज़ है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, किसी भी चीज़ को समझने की, सीखने की, राइट? तो ह्यूमन बॉडी जो बनाया है ईश्वर, अल्लाह, जो भी कह लो, जो भी आप कहते हो, बहुत सोच समझ के बनाया है ना? हाँ अभी क्या है कि हम बात करते हैं हर एक सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो जैसे सबसे पहले सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल सब मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ओके। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और अगर बात करें कि किस फॉर्म में मिलता है हमें, कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी की, फिर से बोलिए। हाँ, सेलुलोज आप ये कह सकते हो कि जब सेलुलोज मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तब वो स्टार्च बना लेते हैं, फाइन। लेकिन स्टार्च में क्या होते हैं कि स्टार्च में बहुत सारे ऐसे हमारे माइक्रो कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उनको यार? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं। सेलुलोज हमारा एक एग्जाम्पल होता है इसका, ऑलिगोसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल होता है। एंड दिस सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेबल इन द ह्यूमन सेल या ह्यूमन बॉडी, ओके। और क्यों नहीं डाइजेस्टेबल होता ये? क्यों नहीं डाइजेस्टेबल होता है? एक्चुअली हमारे बॉडी में एक अपेंडिक्स नाम का क्या पाया जाता है? ऑर्गन पाया जाता है, ठीक है? अपेंडिक्स, कौन कौन सुना है? सब सुने हो? फाइन। कहाँ होता है ये? कौन से इंटेस्टाइन से अटैच होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से, फाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन से जो अपेंडिक्स अटैच होता है ये इन एक्टिव फॉर्म में पड़ा है, इन एक्टिव फॉर्म में, ओके। पहले ये एक्टिव था हमारी बॉडी में। अब पहले मतलब ये नहीं कि अभी 2 साल पहले मेरे में एक्टिव था, अभी नहीं। पहले के अंदर सर जब इंसान क्या था?
हर एक चीज़ रॉ खाता था, राइट। स्टार्टिंग वाला जो हमारा ह्यूमन बींग्स था, ओके, जिनको उसके बारे में, फायर के बारे में नहीं पता था, जिनको कुकिंग के बारे में नहीं पता था, तो करते क्या थे कि जानवरों को मार देते, वैसे ही रॉ मीट, फल निकला वैसे खा लिया। अभी क्या हुआ कि जब से पकाने वाला प्रोसेस चालू हो गया, धीरे धीरे इसका काम क्या होता गया, खत्म होता गया। फिर ये धीरे धीरे क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और फिर आने वाले टाइम में जब होमो फ्यूचरिस मानव होगा, अभी हम होमो सैपियंस हैं, जब फ्यूचर वाला मानव इंसान होगा, एंड दिस इज कॉल्ड द होमो फ्यूचरिस मानव, तो होमो फ्यूचरिस में वी विल ऑब्जर्व दैट कि अपेंडिक्स इज एब्सेंट, इट्स विल बी एब्सेंट। और एब्सेंट बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट आएंगी, जिसमें से एक अपेंडिक्स भी है, फाइन। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज़ बॉडी में नहीं है। बहुत लोगों को अपेंडिटाइटिस हो जाता है ना, हो जाता है ना, क्यों हो जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। उनके हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, इन द लार्ज इंटेस्टाइन, colon part of the large intestine, a bacteria is found, name is the Escherichia coli. Escherichia coli. And what is the need of, you can say, why the Escherichia coli is beneficial for us? Because it enhances the remaining food materials in the digestion, okay, from the small intestine. उसको डाइजेस्ट करके तोड़ के क्या कर देता है, एब्जॉर्प्शन कर देता है, बदले में उसको चाहिए होता है खाना। और कहाँ से मिलता है वो? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ही फूड से मिलता है, फाइन। But whenever the Escherichia coli is ruptured the wall of the appendix and enters into the appendix, तो करेगा क्या कि इन्फेक्शन फैला देगा, घाव हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा अंदर। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वाटर डिप कलेक्शन होता चला जाएगा और अपेंडिक्स इज गेट स्वेल्ड, ओके, गेट स्वेल्ड, एंड देन द अपेंडिटाइटिस इज हैपन। और इसको फिर ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है ना। बहुत सीवियर पेन होता है, किसी को हुआ होगा तो आप लोगों को पता होगा। लोग बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया है, नहीं, अपेंडिक्स हुआ ही था पहले से भैया, बचपन से, कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। दिस इज नॉट अपेंडिक्स, दिस इज द अपेंडिटाइटिस, है ना, ठीक। तो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में। जो हमारे कैटल्स होते हैं, है ना, जिनको हम पालते हैं अपने घर में, और बहुत सारे जो कॉर्निवोर्स हैं, उनके अंदर भी अपेंडिक्स है, और ये हेल्प करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। इसीलिए जो गाय होती हैं वो पूरा अगर खाएंगे तो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है उनके अंदर, चाहे वो पत्तियां खाएं, चाहे पौधे, चाहे फल, वट एवर, ठीक है। बट सेलुलोज पार्ट ऑफ द लीव्स, और यू कैन से द प्लांट पार्ट्स, द इट इज़ नॉट डाइजेस्टेबल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ओके ओके। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। हाँ, कुछ बता रहा था मैं, कुछ इसमें देख रहा था, आपने कुछ छेड़ दिया था। एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर अलग अलग जो सेल वॉल हैं अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे इन केस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में द पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ओके, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। इन केस ऑफ द फंगाई या फंगस, फंगस में एक केमिकल होता है काइटिन, तो द सेलुलोज इज मेड अप ऑफ द काइटिन, ठीक है, इन द फंगल सेल्स, फाइन। नेक्स्ट इज द एल्गी। एल्गी में होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, ओके, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। एंड प्लांट्स में आपको पता ही है क्या होता है प्लांट्स में, स्पेशली सेल्यूलोज, फाइन।